प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का क्लास 9th। ये एनसीईआरटी, सीबीएसई, डीपीएस की जो स्कूल चलती है वो भी सेम ही है, कॉमन बुक है। सो इट विल वर्क इन ऑल द क्लास स्कूल्स, है ना, चाहे एनसीईआरटी पैटर्न पे हो, डीपीएस पैटर्न पे हो। और उसका पहला चैप्टर है साइंस में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे अगल बगल के जो मैटर्स है उसके ऊपर ये साइंस का टॉपिक है। ये हमारा पहला चैप्टर है। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक एंड आई विल डू ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड विल समराइज द चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर 1। अब इसको भी मैंने पढ़ रखा है, सो मैंने इंपॉर्टेंट जो था हाईलाइट कर लिया है। तो आपको अगर मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि आपको सीरीज से मैं पढ़ता जाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी पे हम लोग फोकस करेंगे ताकि हमारा वीडियो शॉर्टेस्ट पॉसिबल विद कंसाइज इंफॉर्मेशन हो, है ना। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए लेट अस स्टार्ट। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, है ना। तो मैटर क्या है? Everything in our surrounding is made up of material. Everything in our surrounding is made up of material called मैटर। हमारे अगल बगल की जो चीजें, सब कुछ जो भी बना हुआ है किससे, मटेरियल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल सैंड, एवरीथिंग इज मैटर, है ना। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं, इसका कलर चेंज कर देता हूं आप लोग के लिए। जस्ट अ सेकेंड, एग्जाम्पल लिखता हूं। एयर, है ना, एयर, वाटर, एनिमल, प्लांट्स, स्टोन्स, क्लाउड, है ना, एवरीथिंग एटसेट्रा कर देता है, क्योंकि सब कुछ आ गया इसमें, है ना। तो सब कुछ जो बना होता है किस चीज का बना है? मैटर का बना है। चलिए आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, चलिए आगे, हाँ, वी कैन ऑल्सो सी, वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग मेंशन्ड अबव ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड्स, they have both mass and volume. Very important point. Let us write it down. दे मतलब मैटर, है ना, लिख देता हूं मैं। मैटर हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मास भी होगा और वॉल्यूम भी होगा सबके पास, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, सबके पास क्या होगा? मास एंड वॉल्यूम। अब मास का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम, है ना। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? यूनिट ऑफ वॉल्यूम यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है क्यूबिक मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, यानी मीटर का क्यूब। ठीक है बच्चों। सो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मैटर लिखा।
आपको पूछे अगर शॉर्ट नोट क्या है तो इतना आप लिख दोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एडिशनल कुछ भी लिखना नहीं है। इट इटसेल्फ डिफाइन द मैटर विद एग्जांपल एंड इट दे मैटर है बोथ मास एंड वॉल्यूम। मास का क्या यूनिट होता है तो किलोग्राम होता है, और यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है ये क्यूबिक मीटर स्क्वायर है ना। वॉल्यूम, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, सच एज 1 लीटर है ना। तो अगर ये वॉल्यूम सॉलिड में है तो क्यूबिक मीटर स्क्वायर होगा, और अगर लिक्विड में है तो क्या होगा, लीटर होगा। वो भी मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम इन लिक्विड। वॉल्यूम इन लिक्विड क्या होगा, लीटर। चलिए आगे बढ़े, चलिए प्रोसीड। पहले के लोग क्या करते थे भाई, जो फिलोसफर्स थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया था। उन्होंने बोला था उसको पंच तत्व। पंच तत्व यानी एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और पानी। ये 5 तत्व जिससे जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये लोग बोलते थे कि हम 5 तत्व से मिलके बने हैं, और जब हम मतलब मर जाएंगे तो इसी 5 तत्व में फिर से हम विलीन हो जाएंगे, इसी में हम लोग मिल जाएंगे। तो पहले के लोग उसको क्या बोलते थे, पंच तत्व। लेकिन अभी का कॉन्सेप्ट जो है, मॉडर्न साइंटिस्ट जो है सब कुछ अलग बोलता है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट है इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल एंड केमिकल नेचर। अभी आज के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि 2 टाइप के होते हैं। ये एक तो होता है उनका फिजिकल, और दूसरा होता है केमिकल नेचर के आधार पर। उन्होंने इसको 2 पार्ट में बताया है इसमें, है ना। अब इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। केमिकल नेचर अभी इस चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, लेट अस स्टार्ट। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हेडिंग डालता हूं मैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। चलिए देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो जो मैटर है किसका बना होता है, पार्टिकल्स का। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो मैटर है पार्टिकल्स का मिलके बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये कोई भी मैटर है, जैसे ये बोर्ड ले लो, ये बोर्ड ही एक मैटर है। अब ये पार्टिकल का मिलके बना आता है, यानी अब ये किस चीज का बना होगा, टाइनी पार्टिकल्स, मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जो क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई बॉन्डिंग होगी उनके बीच में, इसलिए वो जुड़ के बोर्ड के फॉर्म में ही रहते हैं। अगर इनके बीच की बॉन्डिंग हम हटा दें तो क्या होगा, बोर्ड हवा में तैरना चालू कर देगा, अलग अलग पार्टिकल, शायद बोर्ड ना रहे, है ना। बोर्ड ना रहे, ये क्या हो जाएगा, सब जुदा हो जाएंगे। सो क्या है ये, मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जो होता है एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं ड्यू टू सम फोर्स। उनके बीच में शायद हो सकता है कि जो उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो ये एक दूसरे को बाइंडिंग फोर्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं, एक पार्टिकल को बैलेंस करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट होगा एक दूसरे से जुड़ने के लिए, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर बराबर है तो सेचुरेट होगा, कम है तो क्या करेगा, बगल वाले से लेके उसको बॉन्डिंग बना के रखेगा फॉर सेचुरेशन। एक तरह से ये जो बना हुआ मैटर है, ये बोर्ड है ड्यू टू पार्टिकल्स ज्वाइंट विथ ईच अदर, है ना। तो देयर
millions of tiny particles in just one crystal of potassium magnet which keep dividing themselves into smaller and smaller particle। इन्होंने जो है एक प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल में डाला कि पानी के अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया, पानी पूरा पिंक पिंक हो गया। तो उन्होंने क्या डिसाइड कंक्लूजन निकाला कि पोटेशियम पर मैग्नेट बहुत सारे पार्टिकल से बन के जुड़ के बना हुआ है, जो पानी में जाने के बाद आपस में अलग होता जा रहा है, पूरे पानी को उसने कलरफुल कर दिया, पिंक कलर कर दिया। ठीक है। सो ये पार्टिकल जो है सब केसेस में आएगा, चाहे गैसियस में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, है ना। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बहुत ही छोटे होते हैं ये सब। चलिए आगे देखते हैं पार्टिकल्स का ही ये जो पॉइंट नंबर 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जस्ट आई एम रीडिंग इट फॉर यू। जो एक्टिविटी अभी ये बुक में दिया हुआ है, जो पोटेशियम पर मैग्नेट का गोल था, उसके हिसाब से कि जो पार्टिकल्स है, जो भी मैटर बना हुआ है, तो उनके पार्टिकल के बीच में एनफ स्पेस होता है। जैसे पानी है, पानी इज आल्सो मैटर, उनकी जो पार्टिकल्स है पानी के, उसके बीच में एनफ स्पेस होता है। तो क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पर मैग्नेट अगर हम उसके अंदर डालेंगे तो क्या करेगा, पानी के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में घुल जाएगा और पूरे पानी के कलर को क्या करेगा, ये कलरफुल कर देगा, है ना। तो देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, देयर इज enough space between the particles in every state। डैश में हम क्या लिखेंगे, लिक्विड, दूसरा सॉलिड और तीसरा गैस, है ना। एनफ स्पेस होता है। सॉलिड में सबसे कम स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होगा, गैसियस में सबसे ज्यादा होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। एक हेडिंग है, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। Particle of matter is continuously moving। चलिए देखते हैं क्या है, इसका मतलब क्या है। पेज नंबर 3, particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy। कंटिन्यूअसली मूविंग है यानी उनके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। कंटिन्यूअसली मूविंग बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। चलिए, as the temperature rises, particles move faster। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, पार्टिकल क्या करेंगे, मूव फास्टर होंगे, है ना। लिख देता हूं ये भी, as the temperature rises, the particles move faster। ठीक है बच्चों। So we can easily say that with the increase of temperature the kinetic energy of particle increases। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल का होगा वो बढ़ना चालू कर देगा, है ना। सो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। इन द अबव 3 एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी हमने अभी एक्टिविटी को जस्ट ब्रीफ किया था, we observe that particles of matter intermix in their own with each other।
ऑन दियर ओन विद ईच अदर, जो आपस में पार्टिकल्स है, जैसे लिक्विड हमने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला या जो भी, अगर पानी में हमने नमक डाला तो घुल जाते, इसका मतलब क्या है, वो आपस में इंटरमिक्स हो जाता है खुद से, है ना। They do so by getting into space between the particles. This intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion. चलिए डिफ्यूजन देख लेते हैं क्या है। हेडिंग डालता हूं, आपसे पूछेगा व्हाट इज डिफ्यूजन, देन यू हैव टू राइट द आंसर। हेडिंग हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट नोट में पूछेगा व्हाट इज डिफ्यूजन, तो आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं क्या है डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। इंटरमिक्सिंग ऑफ particle of two different type of particle, two different type of particle, two different type of matter, particle हो चुका है ना, matter, two different type of matter on their own is called diffusion. It is called diffusion. डिफ्यूजन मतलब जैसे हमने पानी में चीनी डाला है ना, तो क्या होगा, आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा अपने आप, ठीक है, अपने आप, ऑन दियर ओन। थोड़ी टाइम में धीरे धीरे आपस की जो उनके दोनों मैटर के पार्टिकल का जो बॉन्डिंग है वो धीरे वो हो जाएगा और एक दूसरे का जो इंटर स्पेस है उसमें वो लोग मिक्स हो जाएंगे। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट डाला तो पानी का जो था कलर व्हाइट, जो पानी का कलर होता है उससे वो चेंज होकर क्या हो गया, पिंक हो गया, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो है इंटर मिक्स हो गए। एंड अब अगर ये खुद से होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लिख देता हूं। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। ठीक है बच्चों, एक और इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। एक नई हेडिंग है, डिफ्यूजन हमने सीख लिया है। डिफ्यूजन के बाद क्या है, अगली बात ये बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल है मैटर के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसका क्या क्वालिटी है, हाउ एंड वाई। चलिए हम देखते हैं क्या दिया है हमारे इस चैप्टर में। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। देखिए एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी उन्होंने ऐसा बोला कि चलो 4-5 लोग का आदमी का घेरा बनाओ, फिर उसके बाहर एक घेरा बनाओ, उसके बाहर एक घेरा बनाओ, ऐसे 4-5 घेरा बन गया। अब एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि कौन सा घेरा इजिली छूट के भाग सकता है, तो कौन सा घेरा बनेगा, जो सबसे बाहर वाला है ना, अंदर वाला तो भाग ही नहीं सकता, तो बाहर वाले को तोड़ ना दे, लेकिन बाहर वाले के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कभी भी छुड़ा के भाग सकते हैं। तो ये क्या है, एक्टिविटी है, और उसी के बेस पे
बोल रहा है द पार्टिकल ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर, है ना। जो पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है जिसके वजह से एक दूसरे से बंधे होते हैं और इसीलिए जो है क्या है, पार्टिकल को टुगेदर एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, है ना। जो फोर्स है इनके बीच में क्या करता है, इनको वेरी करता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करता है, ये फोर्स वेरी करता है। चलिए मैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहा हूं आप लोग के लिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर have force acting between them, between को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है between them, this force keeps the particle together, keep the पार्टिकल टुगेदर। तो बच्चों को ये चीज समझ में आ गया कि कोई भी सामान है, कोई भी पार्टिकल है, वो एक दूसरे के साथ कैसे रहता है। तो जो उनके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स काम करता है और ये फोर्स क्या करता है, उसको पार्टिकल को मैटर में बांध के रखता है। उस फोर्स का नाम क्या है सर? दैट इज एक्चुअली केमिकल फोर्स होता है। उनकी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसकी बॉन्डिंग होती है, उनको सेचुरेशन वो अलग चीज चैप्टर है, वो अलग टॉपिक है वो। बट एक हमको खाली इसमें क्या सीखना है, देयर इज सम फोर्स विच बाइंड देम, है ना। अगर आप स्पेसिफिक पूछना चाहेंगे कौन सा फोर्स होता है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे H2O बन के क्यों रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सेचुरेशन होता है। उनका जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंसिंग जो होता है वो कौन करता है, आपस में वो लोग शेयर करके एक दूसरे को सेचुरेट करके रखते हैं, है ना। तो अब वो वही फोर्स होता है जो उसको क्या करता है, बाइंड करके रखता है ना, बाइंड करके रखता है। चलिए, द फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर। दिस फोर्स varies from one kind of matter to another, ठीक है बच्चों। तो ये वेरी करता है, गैसियस में सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होगा, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेट ऑफ मैटर आ गया नेक्स्ट टॉपिक। सो एक चीज हमने ये देख लिया कि आपस में इनका अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ही समान रहता है ना, नहीं तो उसका कोई शेप ही ना हो। चलिए, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो बच्चों, अब स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये स्टेट ऑफ मैटर जो है मैं इसको आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको याद करना और कंपैरिजन करना आसान हो जाए ना। वी विल डू इट इन टेबुलर फॉर्म और एक दूसरे से कंपेयर करते हुए, है ना। एक पॉइंट अगर इसका स्टेट क्या है तो तीनों में सेम पॉइंट से कंपैरिजन करते हुए मैं करूंगा इसको। सो लेट अस स्टार्ट स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर कितने हो जाएंगे, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर क्या है,
चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर अपन इसको ऐसे कर लें तो हम लिखेंगे यहां पे इट इज 3 टाइप्स। इट इज 3 टाइप्स: सॉलिड, सॉलिड के बाद है लिक्विड, और ये गैसेस है ना, सॉलिड्स का। ये 3 फॉर्म है इसके: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो अब सॉलिड के बीच में क्या क्वालिटी है, गैस के बीच में क्या क्वालिटी है, और लिक्विड के बीच में क्या क्वालिटी है, वो हम लोग अब कंपेयरिंग फॉर्म में करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं अभी क्या है। इधर थोड़ा जगह कम कर दिया हमने, इसको मैं इधर कर देता हूं। थोड़ा सा लिक्विड के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए ना, जगह तो सबको बराबर मिलना चाहिए। चलिए, पहला है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हमने बताया था, क्या बताया था कि इनके बीच में एक फोर्स काम करता है जो इसको क्या करता है, बाइंड करके रखता है। तो सॉलिड के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैंने बताया था आप लोग को कि भाई एक फोर्स है जो इसको आपस में बांध के रखता है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो आपस में इनको बांध के रखता है, सॉलिड के केस में क्या होता है, मैंने ये बताया था आपको पॉइंट, वही मैंने लिख दिया कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड। अब इसमें क्या लिखेंगे, वीक, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, वीक, वीक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना, फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपस में रिलेशन हो रहा है, पहला हमने स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरा वीक, और तीसरे में क्या जाएगा, वेरी वीक, वेरी वेरी वीक, है ना, वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, लिख सकते हैं हम ऐसे। फर्स्ट पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट इज वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब फोर्स कम ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो लिखता हूं वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। चलिए, आपका वेरी वाला मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इस बार वेरी लार्ज कर देता हूँ, वेरी लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। तो अब सॉलिड होगा, फोर्स बॉन्डिंग ज्यादा होगी आपस में, तो बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस है, वो बहुत कम होगा, वेरी लेस होगा। सॉलिड के केस में लार्ज मॉलिक्यूलर स्पेस होगा, ज्यादा दूर दूर रहेंगे। लिक्विड के केस में और गैसेस के बीच में वेरी लार्ज, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। चलिए थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। चलिए लिखता हूं, हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम।
उनका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे, सॉलिड है अपने डिफिनिट शेप में होगा और वॉल्यूम में होगा। नो डेफिनिट शेप But definite volume. बट डेफिनिट वॉल्यूम। वेरी गुड। Definite. नो डेफिनिट शेप बट डेफिनिट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये इसका एग्जांपल पानी हो सकता है, लिक्विड, जिस बर्तन में डालो उसका शेप ले लेगा। लेकिन अगर 1 लीटर है तो जहां भी डालेंगे वॉल्यूम तो 1 लीटर लेगा, उसको जगह चाहिए उतना। सो इट इज लाइक दैट, है ना। अब गैसेस में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं है। नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। वेरी गुड। नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। Volume. क्लियर है? 3 पॉइंट हमने लिख लिए और ये कंपैरिजन फॉर्म में बच्चों अगर आप याद करोगे ना तो इट विल बी देयर इन योर माइंड फॉर एवर, है ना। और एग्जाम में यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। चलिए नेक्स्ट 4th पॉइंट पे हम लोग जाएंगे। अब गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको टेबल को अच्छे से बना लेना सो दैट ये रिटन फॉर्म में आपके पास आ जाए और आप इसको निरंतर रिवाइज करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4th पॉइंट क्या है? हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई डेंसिटी फिर लिखे हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बच्चों? इसका सब कुछ क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसको मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा और उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट तो उससे भी हाई होगा। लिक्विड के केस में क्या होगा? डेंसिटी इज लोअर। चलिए मैं लिखता हूं, डेंसिटी इज लोअर उसके बाद है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है? चलिए देख लिया हमने सॉलिड का, लिक्विड का। अब देखते हैं गैस का। तो गैस का क्या लिखेंगे हम लोग? डेंसिटी इज वेरी लो। डेंसिटी इज वेरी लो। ठीक है बच्चों। सो एक पॉइंट लास्ट आखिरी बचता है हमारा, वो मैं अब लिखाने जा रहा हूं आप लोग को। और रही बात बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की, वो तो मैटर आता ही नहीं है गैस में, है ना। गैस बॉयल क्या करेगा? वो तो खुद ही उड़ता रहता है बेचारा। बॉयल कौन करता है? लिक्विड और सॉलिड करता है ना। सो इसमें एक ही पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि लो डेंसिटी इज वेरी लो। चलिए अगला है सॉलिड कैन नॉट। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मस जो मॉलिक्यूल्स है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जितना नजदीक होगा उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। वो क्या होता है? डेंसिटी मतलब जो अंदर के इंटरमॉलिक्यूलर जो है उनका फोर्स ज्यादा होगा और उनका जो बाइंडिंग होगा ज्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। सो कितना घनत्व तो उसको बोलते हैं हिंदी में, कितना ज्यादा नजदीक जो है उसके मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड है उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। ये सॉलिड केस में बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा डेंस होते हैं। लिक्विड केस में थोड़ा उसके बीच में स्पेस होता है और गैसेस के बीच में तो स्पेस ही स्पेस होता है ना। सो दिस इज डेंसिटी। गैस के केस में क्या होता है? 1 किलो का गैस गुब्बारे भरोगे इतना बड़ा होगा, किसी सिलेंडर में डाल दोगे इतनी जगह में आ जाएगा। तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रेशर, है ना। सीएनजी जैसे है, एलपीजी जो हमारे घर पे जो सिलेंडर आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होता है? गैस को हम सॉलिड कर देते हैं, इतना प्रेशर डाल देते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, लिक्विफाइड फॉर्म में रहता है। तो हम छोटे से टैंक में डाल देते हैं
और इसको अगर खोल दें तो बड़े से कमरे में भी भर जाए। सो इसका क्या है, डेंसिटी इज वेरी लो। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट, एंड इट इज लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, है ना। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एक तरफ से दबाओगे तो बगल से फैलना चालू हो जाएगा, है ना। बड़ी सी स्टील होगी, इसको दबाओगे अगर मोटा है तो चपटा हो जाएगा, लेकिन फिर अपना वो स्पेस ले लेगा। सो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, है ना। सो दीज आर द पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने कंपेयरिंग फॉर्म में लिख दिया। दैट इज मोर देन एनफ बच्चों। अगर आपको फिगर भी बनाना हो तो चलिए मैं आपको एक फिगर बना के दिखा देता हूँ। नीचे बना दो। हाँ, इसके नीचे में एक फिगर बना देता हूँ, तीनों के बीच नीचे नीचे। तो आपको थोड़ा सा जो दिखाओगे एग्जाम में, जो टीचर को लगेगा हाँ दिस चाइल्ड नोस द क्वेश्चन और आंसर वेरी वेल, ही अंडरस्टैंड्स द सब्जेक्ट। चलिए एक मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये सॉलिड एक कोई वो है, और इसके बीच में क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, है ना। पार्टिकल्स होंगे, मैटर है और ये पार्टिकल्स हो गया। देखो ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल क्या होते हैं, टाइटली कंप्रेस होके एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं ना। तो ये मैं लिख देता हूं, इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल। पार्टिकल बोलेंगे। और ये क्या होगा, सॉलिड, है ना, सॉलिड के केस में। अब दूसरा मैं फिगर बनाता हूं आप लोग के लिए। लिक्विड के केस में क्या होगा, देखो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक भाई साहब यहाँ घूम रहे हैं, एक भाई साहब यहाँ घूम रहे हैं, है ना, एक यहाँ है। ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल होगा। और ये किसका एग्जांपल होगा, लिक्विड का। और गैस की बात करें तो भगवान ही मालिक है। जैसे आउट ऑफ कंट्रोल बच्चे होते हैं ना, ऐसे गैस के पार्टिकल होते हैं, है ना, जिनको किससे माँ बाप से नहीं लेना देना है, पढ़ाई से आउट ऑफ कंट्रोल। दे फील दैट दे आर किंग, आउट ऑफ सिलेबस रहते हैं वो लोग। देखो इसका पार्टिकल कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना, एकदम दूर दूर। ये भी आपने पास में बना दिए, थोड़े पास बना दिए क्योंकि ये बॉक्स में भरा हुआ है इसलिए, बट इट इज पार्टिकल। एक लंका में एक और ये क्या है, गैस। ठीक है बच्चों, सो दिस इज आवर कंप्लीट कंपैरिजन। स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उसके मैंने सारे पॉइंट्स आपको दिए विद फिगर। आपको अगर डिफरेंस पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड और गैसेस, या फिर आपसे क्या करेगा, ये तीनों में पूछेगा, है ना। तो तीनों में जब पूछेगा तो हमको क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज। अगर खाली आपसे पूछेगा व्हाट इज द स्टेट ऑफ सॉलिड, तो जो सॉलिड के पॉइंट्स आपने लिखे सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करना है आपको, है ना। लिक्विड का पूछेगा तो सिर्फ लिक्विड का, और गैस का पूछेगा तो सिर्फ गैस का करना है। सो अपने आप में ये 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है ना। पूछ लेगा व्हाट इज द स्टेट मैटर ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड के सारे पॉइंट लिख देना। पूछेगा व्हाट इज स्टेट मैटर ऑफ लिक्विड, या फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट मैटर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अगर ये पूछेगा आपसे तो आपको दोनों को साथ में सामने सामने लिख देना, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बच्चों, लेट अस सी फर्दर। अब बोल रहा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर लोग अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं।
चलिए देखते हैं क्या मैटर लोग अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। कैन मैटर change its state सो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, है ना। सो लेट अस सी क्या है इसमें। क्या मैटर चेंज ऑफ स्टेट मतलब गैस सॉलिड में बदल सकता है कि नहीं, सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है कि नहीं, या डायरेक्ट लिक्विड गैस सॉलिड में बदल सकता है कि नहीं, मतलब एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, वही है चेंज ऑफ मैटर चेंज इनटू स्टेट। इसका स्टेट चेंज करना है। लेट अस सी व्हाट इज गिवन ओवर हियर, पेज नंबर 6। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड एज आइस, बिल्कुल सही, लिक्विड एज वी आर फैमिलियर विद वाटर, है ना, एंड गैस एज वाटर वेपर। ये 3 है ना। क्या क्या है? लिक्विड, पहले तो सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस यानी वाटर वेपर। ठीक है। अब ये है हमारा 3 स्टेट है एक ही चीज का, पानी का, है ना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर ये सॉलिड यानी आइस कौन से टेम्परेचर पे वो जो है सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। चलिए अब एक डिफिनीशन में लिखता हूं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आप लोग से पूछा जाएगा व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो हमको ये डिफिनीशंस लिखने हैं। लेट अस स्टार्ट राइटिंग। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक यानी नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों। तो आप लोग से पूछा जाएगा शॉर्ट नोट में व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो हम क्या लिखेंगे? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, कम से कम इतना टेम्परेचर जिसपे अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। कोई सॉलिड कोई भी चीज हो सकता है, चाहे वो आइस हो, चाहे वो आयरन हो, या कोई भी चीज हो जो पिघल के मेल्ट होके लिक्विड बन जाए, है ना। सो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्ट होगी क्या बन जाएगा? लिक्विड। देन इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड, है ना। इट कुड बी आयरन, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, हर चीज का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, है ना। सो तो आपसे पूछेगा व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो दिस इज द डिफिनीशन। आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। यानी क्या है ये? क्यों सबका अलग अलग होता है? क्यों आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है? बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपस में मेटल
पार्टिकल्स का। अगर पार्टिकल्स का बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो उसको मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, अगर पार्टिकल्स का बॉन्डिंग कम होगा तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा ना। तो अब अपन इसकी में कर देंगे एक पॉइंट खाली स्पेशल। ये पॉइंट आपको क्या करेगा, आपको बाकी बच्चों से अलग करेगा, है ना। खाली मेल्टिंग पॉइंट का डिफिनेशन लिखोगे और उसमें एक पॉइंट ऐड कर दोगे, इट विल गिव एन एज टू अदर स्टूडेंट्स। सो लेट मी राइट दिस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, the melting point of solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एज पॉइंट, है ना। हमको बाकी लोगों से ऊपर रहना है, ये आपका एज पॉइंट है। हम क्या दिखाएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, कितना स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितना स्ट्रांगली जुड़े होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई होगा, है ना। जितना कम या वीक पॉइंट से जुड़े होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना लो होगा, जल्दी से वो मेल्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग आइस का, तो आइस, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं आयरन। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा बिकॉज दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद ईच अदर इट्स पार्टिकल, और आइस का कम होगा तो जल्दी से 0 डिग्री पे ही वो मेल्ट होना चालू हो जाता है ना। जबकि आयरन को हमको मोर देन 500 डिग्री भी ले जाना पड़े तब जाके उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है। सो दिस इज पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। लेट अस प्रोसीड। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 K। चलिए मैं अभी इसी के नीचे लिखता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ सेकंड पॉइंट ताकि थोड़ी जगह मिले मुझे, या ये भी हटा ही देता हूँ। आई होप यू पीपल आर स्टॉपिंग द वीडियो और टेकिंग स्क्रीनशॉट, है ना, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आई एम डूइंग इट इन समराइज्ड वे। सो इतना तो आपको मिनिमम लिखना ही है। चलिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, इंपॉर्टेंट है ये भी, पॉइंट ऑफ आइस इज क्या है, 273.15 K, है ना। K मतलब केल्विन, K मतलब केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 273.15 K। K क्या होता है, केल्विन इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, है ना, इंपॉर्टेंट है। केल्विन इज, देखो बच्चों स्टार बनाना मैंने सीख लिया एक बार में, थोड़ा इसको रंग देता है ना। केल्विन इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब मैं एक पॉइंट लिखता हूं आप लोग को, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। इसको थोड़ा सा मैं बॉक्स में बना देता हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, है ना। सो अगर इसको हम राउंडिंग ऑफ कर दें केल्विन को, तो अगर राउंडिंग ऑफ में करेंगे तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये भी हम बोल सकते हैं। तो हमारा आइस कब पिघलता है, 273.15 केल्विन, यानी 0 डिग्री पिघलता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। इट इज कॉमनली यूज, जो हम डे टू डे लाइफ में कॉमनली ये यूनिट डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go?
जब सॉलिड मेल्ट होता है एक पॉइंट आएगा जब वो मेल्ट हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो ये एनर्जी जाता कहाँ है, हीट एनर्जी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, है ना। एक बार मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो फिर क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। एक बार अगर मेल्टिंग पॉइंट आ गया तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। जैसे पानी मेल्ट हो गया तो जो पानी का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट पे वही रहेगा, और उसको और बढ़ाना है तो बढ़ेगा, लेकिन एक टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। जैसे मैंने आयरन की बात की, अगर एक बार मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो मेल्ट हो गया तो वो गर्म लिक्विड खौलता रहेगा, ऊपर से भाप बन के उड़ता रहेगा, लेकिन फिर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर स्थिर हो जाएगा। चलिए, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप in changing the state by overcoming the force of attraction between the particle। अब क्या होगा, अब मैं एक आप लोग को फिगर जैसा बना के बताता हूं। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, 273.15 केल्विन। इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, जनरली जो एग्जाम में आता है आप लोग के ना, तो राउंड ऑफ करके देता है 273 केल्विन। आपको दे देगा कि भाई कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है या कितने केल्विन पे होगा, तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा, केल्विन पे निकाल के आपको चेंज करना होगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, जस्ट ऐसी मैं एग्जांपल एक लेता हूं आप लोग को बताने के लिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है ना, तो अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 100 नहीं 273 के कर देता हूं, 0.15 को हटा देता हूं मैं। तो अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट ले जाना नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें क्या हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, है ना, प्लस 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 373 के पे बॉयल हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर के में निकालना है तो केल्विन में निकालना है तो 373 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपसे क्वेश्चन शॉर्ट नोट में 1 नंबर का पूछ सकता है कि भाई किसी भी सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ लेगा, बताएगा, पूछेगा आप केल्विन में बताओ, केल्विन में दे देगा, बोलेगा डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग तो देखिए, कोई भी एक बीकर है मान लो, है ना। अब इसमें क्या है, लिक्विड है। लिक्विड कब होगा, जब इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर रीच हो जाएगा। ये मेल्टिंग पॉइंट पे जब होगा, अब बाद में मेल्टिंग पॉइंट होने के बाद ये लिक्विड बन गया, तो अब इसका क्या टेम्परेचर इसका अब नहीं बढ़ेगा, है ना, चाहे भले हम इसको हीट देते रहें, इसको हम हीट देते रहेंगे फिर भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। होगा क्या, जो भी हीट एक्स्ट्रा जाएगा तो ऊपर जो है ना, इसके ऊपर का जो सबसे ऊपर का लेयर है, वो पार्टिकल जो है उनके बीच का अट्रैक्शन एकदम मिनिमम लेवल पे हो जाएगा, और ये वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा, है ना, वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा। इसीलिए हमने सुना है, देखा है कि जो समंदर के किनारे के एरिया होते हैं वहां का पानी क्या होता है, ऊपर का लेयर वेपर बन के उड़ जाता है, और अगल बगल का जो टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट सेम होता है थ्रू आउट द ईयर। जबकि लैंड एरिया जहाँ होता है, जहाँ एकदम एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी पड़ती है और एक्सट्रीम लेवल पे ठंडी पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो जो हीट है वो समंदर के किनारे क्या होता है, जो वाटर का एरिया है वहाँ वाटर वेपर रहता है, और ये लेटेंट हीट जो है पानी जो है उसको उड़ता रहता है, और ये पानी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम बना रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। As the heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into content of beaker and it is known as latent heat। अब हमारा अगला आया, what is latent heat? Let us write the definition of latent heat। Melting point I have make it clear and hope it is clear to you also। Very easy। अब latent heat, लेटेंट हीट। चलिए पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसका डिफिनेशन निकालेंगे, क्रक्स इसका। द वर्ड लेटेंट हीट
means latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. है ना? आगे देखता हूं. So particles of water at 0 degree centigrade have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. तो अब लेटेंट हीट क्या है, पहले उसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, फिर मैं आप लोग को बता देता हूं ना. पहले डिफिनीशन अपन लिख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change that is required to change 1 kg of solid 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Is known as the latent heat of fusion. ठीक है, तो क्या है, चलिए हम एक बार समझते हैं डिफिनीशन को. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वो अमाउंट हीट एनर्जी की दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड, कोई सॉलिड है 1 kg का, इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 kg का सॉलिड है, उसको चेंज करके लिक्विड में बदल देना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा. उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, latent heat of fusion of a solid, है ना. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ऑफ अ सॉलिड कर देते हैं हम लोग, उस सॉलिड का लेटेंट, सबका लेटेंट हीट अलग अलग होगा, है ना, इसलिए मैंने ऑफ अ सॉलिड कर दिया. तो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदल देना है. तो जो हीट चली चाहिए उसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए, उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर सॉलिड. ये हमको याद रखना है. इट विल बी आस्क्ड इन एग्जाम, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. एग्जाम में फ्रीक्वेंट मतलब 1-2 साल छोड़ के पूछता ही रहता है व्हाट इज लेटेंट हीट. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर देना है ना. लेट अस प्रोसीड फर्दर. लेटेंट हीट हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड have more energy as compared to particles in ice at same temperature. तो अब ये जो लेटेंट हीट होता है, मतलब किसी भी लिक्विड को मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हीट चाहिए, तो अगर वो लेटेंट हीट कोई अगर सॉलिड से लिक्विड बदल गया तो उसकी हीट लेटेंट हीट क्या होगी, ज्यादा होगी. टेम्परेचर सेम ही होगा लेकिन लेटेंट हीट क्या होगी, ज्यादा होगी उसकी, है ना. चलिए आगे जाते हैं. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. चलो बच्चों, अब आ गया बॉइलिंग पॉइंट. ऐसे तो इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इजी है. लेटेंट हीट वाज लिटिल बिट ट्रिकी बट यू हैव अंडरस्टैंड. एक बार 2 बार ध्यान से पढ़िए और अपने दिमाग में इसको अच्छे से फिट कर लीजिए. इट इज गोइंग टू बी आस्क्ड अ पोटेंशियल क्वेश्चन, है ना. एक क्वेश्चन मैंने लिख कर दिया आप लोग के लिए.
चलिए अगला बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बॉइलिंग पॉइंट? लिख देता हूं मैं। द टेम्परेचर एट which a liquid starts boiling एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो सारा कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होता है ना, स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि अगर प्रेशर को हम कम कर दे ज्यादा कर दे तो उसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। चलिए, हो गया। इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर बॉइलिंग पॉइंट और एग्जांपल करके अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ऑब्लिक 373 केल्विन। ये मैंने आप लोग को बताया था, केल्विन में 100 ऐड हो जाएगा, है ना। जो भी दिया होगा डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री इज इक्वल टू 273, 100 है तो 100 ऐड हो जाएगा 373। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 डिग्री के 373 के हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, है ना। वेपर के पास ज्यादा एनर्जी होगा, लैटेंट हीट उसके पास ज्यादा होगा इन कंपेयर टू लिक्विड फॉर्म में सेम टेम्परेचर पे। This is because particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। उसने latent heat को, extra energy को absorb कर लिया है, इसीलिए क्या होगा? इसका जो energy होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, चलें आगे चलते हैं। अभी एक फिगर दिया हुआ है, सॉलिड स्टेट बना देता हूं। ये है सॉलिड स्टेट, उसके बाद आता है लिक्विड स्टेट। ये कलर चेंज करते हैं बाहर का, थोड़ा अपीलिंग लगेगा। फिर आया लिक्विड स्टेट, डन है। चलिए अगला थर्ड आएगा हमारा गैसियस स्टेट, है ना। कलर चेंज हो गया इसका, कोई बात नहीं। 3 स्टेट आ गया हमारा। अब इसमें से इसमें होगा, है ना। इसमें से इसमें होगा तो क्या? हीट। ये हीट चाहिए इसको, है ना। और नीचे वाले क्या चाहिए? कूल करना पड़ेगा, है ना। लिक्विड से सॉलिड ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कूल। क्लियर है। अब गैसियस के लिए फिर वही बात आएगी, लिक्विड से गैसियस के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा आपको। और गैस से लिक्विड करने के लिए कूल करना पड़ेगा आपको, है ना। सो दिस इज द लेटेंट हीट, जो उसके बीच में रहता है, जो एनर्जी लिक्विड स्टेट से ज्यादा गैसियस स्टेट में रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। Are some Here.
they change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid. रुक जाइए, एक बार पढ़ लेता हूँ. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. ये तो हमने देख लिया, solid to liquid, liquid to gas, अगर हम heat को apply करते हैं. But there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid, है ना. ऐसे भी कुछ होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस, गैसियस से सॉलिड. अब इसमें क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सो नेक्स्ट डिफिनेशन इज सब्लिमेशन. नेक्स्ट डिफिनेशन इज सब्लिमेशन. चलिए देखते हैं क्या है. सर धूप बत्ती. एग्जाम्पल है ना, सब्लिमेशन. चलिए इसमें क्या है, अ चेंज ऑफ स्टेट directly from solid to gas without changing into liquid state. Liquid state is called sublimation. ठीक है. एंड द डायरेक्ट चेंज टू गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग, एक डिफिनेशन हो गया. दूसरा है सब्लिमेशन के बाद दूसरा है डिपोजिशन. वो भी लिख देता हूं मैं, हेडिंग है ये डिपोजिशन. ये क्या है, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस to solid without changing into liquid is called deposition. बहुत ही इजी है, आपको ध्यान रखना है. सब्लिमेशन और डिपोजिशन दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है. सब्लिमेशन मीन्स अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, है ना. फ्रॉम सॉलिड टू गैस होगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ठीक है. दूसरा है डिपोजिशन. डिपोजिशन में क्या होता है, गैस टू सॉलिड बनता है ना. यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड टू गैस. यहाँ पे क्या होता है, गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन. सो बच्चों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था. अभी बहुत सारा साइकिल भी है जिसमें लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, वो जो. चलो बच्चों देखते हैं अगला है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब किसी का प्रेशर बढ़ा देना या प्रेशर कम कर देना, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे मैटर, जो हमारे सराउंडिंग में मैटर है. तो देखो, अगर हमने मान लो चेंज ऑफ प्रेशर मतलब प्रेशर को इंक्रीज किया, तो प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो मैटर होंगे उनके जो पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के नजदीक आएंगे, क्लोजर एंड क्लोजर, और उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो मैटर है उसका स्टेट चेंज हो जाएगा. जैसे CO2 है, CO2 को
क्या करते हैं, जब प्रेशर ज्यादा देते हैं, प्रेशर देते देते डायरेक्टली उसको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और हाँ गैस से सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये क्या होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, है ना। इसी को हम ड्राई आइस बोलते हैं। प्रेशर देके गैसियस फॉर्म से डायरेक्ट इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए हम इसका डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं। डिफिनीशन लिखने के बाद मैं आप लोग को इसका एग्जांपल लिखवा देता हूं ना। सो ड्यू टू चेंज इन pressure, the particles of matter comes closer to each other, and its state gets changed. लाइट हो गया, चेंज करते हैं इसको, इसका भी स्टेट गड़बड़ है। चलिए, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम्स क्लोजर टू ईच अदर एंड इट स्टेट्स गेट्स चेंज्ड, है ना। तो ये इसका इफेक्ट है। अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पेज नंबर है बच्चों 8, है ना। 8 पेज नंबर पे है, सेकंड लास्ट साइड का पैराग्राफ है, देखेंगे आप लोग। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? क्या आपने सॉलिड CO2 के बारे में सुना है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, है ना। ये हमेशा हाई प्रेशर के अंडर ही स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर मतलब जो नॉर्मल प्रेशर, जो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है, जो एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसको हम नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसी रीजन की वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। सो हमने क्या लिख लिया है, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर जो पार्टिकल है उसके एकदम नजदीक आएंगे या फिर दूर जाएंगे, इसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर कम्स क्लोजर टू ईच अदर और goes away from each other and state of matter changes। अब ये परफेक्ट डेफिनेशन हो गया हमारा। अगर या तो नजदीक आएंगे या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ड्राई, CO2 से स्टार्ट करते हैं अपन। CO2 अंडर हाई प्रेशर becomes solid directly from gaseous state and it is known as dry ice। known as ड्राई आइस। क्लियर बच्चों? एक एग्जांपल दे दिया हमने, ये क्या दिया, हाई प्रेशर, है ना। जब प्रेशर बढ़ाया तो, अब प्रेशर अगर हम कम करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। लेट अस डिक्रीज द प्रेशर। अभी हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ड्राई आइस उस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है।
अभी ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में जो है वो अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो फिर ये गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, है ना। CO2 ड्राई आइस लिखते हैं यहाँ पे, ड्राई आइस अपॉन डिक्रीजिंग pressure the dry ice solid CO2 कर देते हैं, solid CO2 directly converted to gaseous फॉर्म। बच्चों ये मैंने अपने हिसाब से ये लिखा है, आपकी बुक में इस फॉर्म में नहीं दिया है, बट इट इज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म, है ना। दोनों एग्जांपल मैंने लिख दिया है। अगर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो एक बार प्रेशर को बढ़ाया, दूसरी बार प्रेशर को कम किया, दोनों का एग्जाम्पल है एंड बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके बुक से रिलेटेड भी है। हम वी विल स्टिक ऑन दिस एग्जाम्पल्स, हम लोग इस पे स्टिक करेंगे। सबसे पहले तो हमने डिफिनीशन लिया, डिफिनीशन में भी हमने इंक्रीज और डिक्रीज दोनों लिया, फिर दोनों का एग्जाम्पल दे दिया। और ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सो बी रेडी विद द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, है ना। तो बी रेडी विद योर आंसर, दोनों का एग्जाम्पल लिखना है और डिफिनीशन लिखना है। दैट इज सफाइस, दैट विल सफाइस योर रिक्वायरमेंट एंड यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर मार्क्स देन योर पीयर कॉम्पिटिटर्स, है ना। अपने जो लोग हैं अपने, उनसे तो आपको एज देगा ये, क्योंकि हमने क्या किया, इसको दोनों को प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दिया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है, अच्छा एक इसमें एक फिगर दिया है, मैं बना देता हूं आप लोग का। ये है लिक्विड, दूसरा है गैस और तीसरा है सॉलिड। ये लिक्विड है, ये गैस है और ये सॉलिड है। अभी चेंज करते हैं इसको डायरेक्ट, है ना। तो लिक्विड से गैस होगा, इसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, है ना, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, उसके बाद दूसरा है कंडेंसेशन। इधर ही लिखता हूं मैं एरो देके, कंडेंसेशन। तो लिक्विड गैस में चेंज होगा वेपराइजेशन में, अगर इसको कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। चलिए गैस से, चलो बच्चों, सॉलिड से गैस जाएगा तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डिपोजिशन। आई होप इट इज क्लियर विद द फिगर। गैस से सॉलिड जाएगा तो डिपोजिशन और सॉलिड से गैस जाएगा तो सब्लिमेशन। अब इसका भी आपस में इंटर कन्वर्जन है, ये भी देख लेते हैं क्या है। सॉलिड से लिक्विड होगा तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। और उसके बाद जो है लिक्विड से सॉलिड होगा तो सॉलिडिफिकेशन, इसको मैं एरो बना के लिख देता हूं। सॉलिडिफिकेशन, क्लियर बच्चों ये। सो इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन में से है। सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन,
और लिक्विड से सॉलिड होगा तो सॉलिडिफिकेशन, और सॉलिड से लिक्विड होगा तो फ्यूजन, है ना। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, वी हैव कवर्ड इट। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज इवापोरेशन। सो लेट अस स्टार्ट विथ इवापोरेशन। इसको आप अच्छे से कर लेना, इससे आपको 1 या 2 मार्क्स एग्जाम में श्योर शॉट आएगा। आइदर इट विल कम इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म और शॉर्ट नोट। चलिए मैं रब कर रहा हूं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। और नोट करने को मैं ज्यादा बेटर मानता हूं, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में कहाँ खो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं चलता है। लेकिन आप अगर लिख लेंगे देन इट विल बी देयर विथ यू, रेडली अवेलेबल, है ना। चलिए इवेपोरेशन। Evaporation. Let us see. Particles of matter are always, page number है 9 का सेकेंड पैराग्राफ। We know that particles of matter are always moving and are never at rest. हमको पता है कि always move करते रहते हैं ना। At the given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. जो पार्टिकल्स हैं उनका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग रहेगा, है ना। किसी भी गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है। इन केस ऑफ लिक्विड्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स, है ना। जब अगर लिक्विड है तो गिवन टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट टच नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पे तो अपने आप फोर्स्ड वो लोग निकलना चालू कर देते हैं टू ये कंपनसेट द एनर्जी, उसी को लैटेंट एनर्जी बोलते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा और ये सरफेस अपना छोड़ेगा, है ना, सरफेस छोड़ के उड़ जाएगा वेपर के फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। चलिए मैं इसका डिफिनीशन पहले लिख देता हूं, देन वी विल टॉक अबाउट इट। जस्ट राइट इट डाउन within 2 minutes. In case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy इसका इंक थोड़ा कम हो गया है, having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. Gets converted into vapor. This phenomenon of change of a liquid into vapor of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point. At any temperature
below its boiling point is called evaporation। ठीक है बच्चों, डिफिनीशन है लेकिन आपको बड़ा लग रहा होगा, बट इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर एंड अंडरस्टैंड। खाली इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लो। आई एम टेकिंग फर्दर 30 सेकेंड्स टू मेक इट क्लियर टू यू। क्या है इन केस ऑफ अ लिक्विड, जो लिक्विड का केस है तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस, जो ऊपर का सरफेस वाला पार्टिकल्स होता है उसके पास हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। ये क्या, इट इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स, जो पूरे पार्टिकल से इसका जो फोर्स है जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है, वो क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है ना, उस फोर्स को, है ना, अदर पार्टिकल से, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो ये जो फेनोमेना है दैट इज चेंज ऑफ phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below boiling point। हमको ध्यान रखना है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहेगा तब इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पोटेंशियल क्वेश्चन। फिर से मैं बता देता हूं, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर जो है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है देन इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कैसे होता है, क्योंकि ऊपर के सरफेस का जो लेयर का जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, और दिस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो लोग क्या करते हैं, जो बाकी पार्टिकल का जो फोर्स होता है जो इनको बांध के रखता है उसको तोड़ के, बंधन को तोड़ के निकल जाता है ना। बांध सके ना बंधन कोई, जो ये पानी का ऊपर का लेयर जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना, उसको कोई बांध नहीं सकता है। इसलिए आप भी अपनी काइनेटिक एनर्जी को एकदम बढ़ा लो, है ना, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कैरियर के पाथ में आपको आगे बढ़ने से। सेम इसी तरीके से ये भी फेनोमेनन इवेपोरेशन, जिसमें जो लिक्विड है वो किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज होता है। तो दिस इज इट फॉर इवेपोरेशन। लेट अस प्रोसीड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इवेपोरेशन। सो लेट अस सी what are the factors which is affecting the evaporation. Now we are close to end of this chapter, so we have completed this chapter in single video only, so that you can have full concept and you can get all the information at a single location and single video। चलिए, factors affecting evaporation। चलिए देखते हैं क्या है, कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इवेपोरेशन आप लोग समझ गए हैं, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, है ना, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। चलिए देखते हैं, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। पहले तो लिखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ, पेज नंबर 9 का सेकंड साइड का जो पैराग्राफ ऊपर से मैं कर रहा हूं, तो लिखता हूं अब मैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, rate of evaporation increases with number 1, इसको डैश दे देता हूं, और ये काइनेटिक एनर्जी मैंने उस सेंटेंस की क्या की, बढ़ा दी, है ना। ये करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, एटलीस्ट फील तो हो रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या बच्चों बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो डेफिनेटली यस।
कोई पानी जो है गिलास में रखकर, कोई पानी एक थाली में रख दो, एक प्लेट में रख दो, और दोनों को धूप में रखो, जो थाली में रखा हुआ जो पानी है फटाक से गायब हो जाएगा ना। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया है। जो वाटर जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से जो लीव करेंगे, दैट विल बी इन मोर क्वांटिटी। चलिए इसमें पढ़ लेता हूं। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज है ना। इंक्रीज इन इवापोरेशन। हमको याद रखना है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन इवापोरेशन। चलिए सेकंड पॉइंट है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों? फिर से जो काइनेटिक एनर्जी है सरफेस एरिया के पार्टिकल्स का वो बढ़ जाएगा एंड दे विल लीव एंड इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर, है ना। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे इंक्रीज इन इवेपोरेशन। अगर आपको रीजन भी लिखना है तो हम लिख देते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस पार्टिकल। क्लियर है बच्चों? सो दो पॉइंट हमने कर लिया विथ अटमोस्ट अंडरस्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। चलिए थर्ड पॉइंट है अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर या एयर। तो ह्यूमिडिटी मतलब अगर ज्यादा ह्यूमिड है मतलब वाटर वेपर का कंटेंट पानी में, हवा में ज्यादा है। तो जब ह्यूमिडिटी में जब पानी का जो वेपर कंटेंट हवा में ज्यादा होगा तो फर्दर अब्जॉर्ब करने का जो क्षमता होगा उसका कम हो जाएगा। तो अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है यानी एयर जो पार्टिकल्स उनके बीच में जो स्पेस खाली है, so it will also increase the evaporation because ह्यूमिड कम है, पानी वाटर वेपर का जो कंटेंट है हवा में कम है, तो हवा एयर ड्राई होगा, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत सारा खाली होगा, तो ये अपने आप को जाके उसमें फिट कर लेगा, है ना। अगर ज्यादा ह्यूमिड होगा मतलब बहुत ज्यादा मारा मारी है स्पेस को लेके, और ये भाई साहब को बोलेंगे भाई आप वही रहो, हम खुद ही जगह नहीं एडजस्ट कर पा रहे, आपको कहाँ से घुसा है इसमें, है ना। ऑलरेडी वी आर मोर इन नंबर। सो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है, डिक्रीज है, तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। चलिए तो हमारा क्या टॉपिक है? डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, तो इट विल इंक्रीज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ठीक है बच्चों। अगर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन आपका बढ़ जाएगा। देखते हैं इसमें क्या पॉइंट दिया हुआ है। ह्यूमिडिटी इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल मैंने बताया ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर वेपर का कंटेंट है। एक टेम्परेचर पे, एक लिमिट के बाद फिर ये वाटर वेपर को एयर होल्ड नहीं कर सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो बिल्कुल जो है ये इवेपोरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं किसी को बैठने के लिए, उसमें घुसने के लिए। तो अगर डिक्रीज हुआ तो फिर क्या होगा? इवेपोरेशन चालू हो जाएगा। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, एंड इफ द ह्यूमिडिटी इज लो,
then evaporation will increase and increase in wind speed. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है an increase in wind speed. And increase in wind speed. आपने क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि हवा जब तेज तेज चलती है तुम्हारे कपड़े फटाक से सूख जाते हैं? बिल्कुल हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज इन द सराउंडिंग। हवा तेजी से चलेगी, जैसे ये कपड़ा है उसके ऊपर वाटर वेपर का एक लेयर बना होगा, हवा आएगी तो बह जाएगा, है ना, साथ में उसके निकल जाएगा। तो क्या होगा, फटाफट जो वेपर बन रहा है वो मूव अवे हो जाएगा, फिर नया वेपर बनने के लिए उसको स्पेस मिलेगा। तो इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस द इवापोरेशन। increases the evaporation. So this is all about factors affecting the evaporation. इसके अंदर हमने 4 पॉइंट लिखा है। सो आपको बच्चों क्या करना है, ये पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। डिप्लीशन ऑफ इवापोरेशन भी आपको याद कर लेना है। तो यू आर कंप्लीटली रेडी विद द इंफॉर्मेशन, है ना। अब आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, whatever the question is, आपका अगर फर्स्ट यूनिट टेस्ट भी आएगा then you are ready with your first chapter, है ना। चलिए देखते हैं आगे। How does evaporation causes cooling? चलिए देख लेते हैं वो भी। एक बार मैं रीडिंग करता हूँ, अगर इम्पोर्टेंट होगा तो लिखवा दूंगा। In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from surrounding to regain energy lost during the evaporation. कोई भी वेसल होगा, ओपन वेसल है, तो लिक्विड क्या है, ऊपर से इवापोरेट होता है, यानी वो अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस करते रहते हैं। The particles of liquid absorb energy from surrounding. फिर वो लोग क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना। एब्जॉर्ब करेंगे तो एनर्जी सराउंडिंग की क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अब एब्जॉर्बेंट गैस जो, अगर सराउंडिंग एनर्जी कम होगी तो क्या उसका इफेक्ट होगा, कूलिंग होगा, है ना। भाप बन के उड़ गया, अब जो ऊपर के हैं उनको भी एनर्जी चाहिए, वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करना चालू कर देते हैं। तो फिर जो अगल बगल सराउंडिंग का एरिया हो क्या हो जाएगा, एकदम कूल हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। After a hot sunny day, page number 10. After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface, है ना। फिर जो hot surface है उसको एकदम से कूल रखने में मदद करेगा। जस्ट एक ही फिनोमेनन है कि अगर इवापोरेशन होगा तो जो वाटर वेपर जब ऊपर आ गए, जैसे पानी है, ऊपर वाले छोड़ के चले गए, तो जो बाद में बचे उनको क्या, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेंगे और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर के अगल बगल की एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और हमको उस एरिया में ठंडा फील होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाई वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन द समर। मैं इसके 2-3 पॉइंट आपको दूंगा और ऑब्वियसली इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। व्हाई वी शुड wear cotton cloths in the summer। अब क्वेश्चन है क्यों, है ना, क्यों हमको गर्मी में कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ड्यूरिंग द समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। देखो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है, जब हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से जो है पसीने निकलते हैं, परस्पायर करते हैं हम लोग, पसीने निकलेंगे और इट इज अ मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी को क्या करता है, ठंडा करके रखता है ना।
अब वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। जो लिक्विड का जो सरफेस का जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं या एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से, और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। अब वो क्या करेंगे, सराउंडिंग से नहीं करेंगे, हमारे बॉडी का ही एनर्जी वो लोग लेंगे, है ना। तो अब वो क्या करेंगे, बॉडी की एनर्जी लेंगे और वेपर में चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब बॉडी की एनर्जी वो लोग लेंगे तो हमको क्या फील होगा, ठंडा फील होगा, हमको ठंडा लगने लगेगा या ठंडा लगेगा, बेटर देन कंफर्टेबल फील करेंगे। जब बिना पसीने के ऐसी गर्मी में बैठे और पसीना निकल गया, ये पसीना क्या करेगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर लेगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारे बॉडी से जब टेम्परेचर लिया, देन वी विल फील क्या फील करेंगे हम लोग, कूल फील करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग बॉडी द कूल। और जो इवेपोरेशन होता है तो हमारी बॉडी से ही एनर्जी लेता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, ये कूल कर देता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन, है ना। कॉटन क्या है, कॉटन क्यों जरूरी है, क्योंकि कॉटन क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और ये जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, अपने पास रखेगा और धीरे धीरे इवेपोरेशन होता रहेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी को ये कूल करता रहेगा, क्योंकि एनर्जी कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से लेता रहता है ना। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ। चलिए मैं 2-3 लाइन में आप लोग के लिए लिखवा देता हूँ, इसके लिए आप लोग लिख लीजिए। देन this chapter we will close or see what is the important thing which is given in the exercise। चलिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो लिखते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द समर we perspire more and the liquid produced during the perspire during perspiration absorbs बॉडी एनर्जी, बॉडी हीट कर देता हूँ, बॉडी हीट टू बिकम वेपर, है ना। इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी goes down, oblique feels cool, है ना। ये तो हो गया हमारा परस्पायर से क्या होता है। अब लिखेंगे हम लोग कॉटन क्लॉथ क्या करता है, कॉटन क्लॉथ absorb sweat and exposing it to atmosphere for easy evaporation and exposing it to atmosphere for easy evaporation। ठीक है, so this is the reason why we should wear cotton cloth in the summer। तो बच्चों अब चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, चैप्टर में थोड़े क्वेश्चंस हैं और एक पेज नंबर 11 पे आपको समरी दिया है व्हाट यू हैव लर्न। चलिए मैं खाली रीड करता हूँ विद इन 30 सेकेंड, देन वी विल क्लोज दिस वीडियो।
मैटर इज मेड अप ऑफ स्मार्ट पार्टिकल, हमने पढ़ लिया, स्मार्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। पॉइंट नंबर 2, द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पॉइंट नंबर 3, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड, बिल्कुल, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेस। क्लियर है? The space between the constituents particles and kinetic energy of particle are minimum in case of solid. Clear है? Intermediate in liquid and maximum in gases. ठीक है? चलिए, arrangement of particle is most ordered in the case of solid. Clear है? मैंने फिगर भी बनाया था। फिर in case of liquid, layers of particle can slip and slide over each other, while for gases there is no order, है ना? लिक्विड में क्या, एक दूसरे के ऊपर स्लिप, इसीलिए लिक्विड बहता रहता है ना, मूव करता रहता है एक दूसरे से, वो पूरा घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर वो मूव कर सकते हैं ना। और गैसेस की तो बात ही छोड़ दो, तो एकदम परिंदे हैं, उड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। दोनों टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट को, मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं ना। चलिए अगला देख लेते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट टू गैस विदाउट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। डायरेक्ट लिक्विड बिना हुए सॉलिड से गैस बन जाएगा, है ना। अगला है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। क्लियर है? चलिए अगला, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। सरफेस फेनोमेनन होता है पार्टिकल्स फ्रॉम, सॉरी, इवेपोरेशन इज सरफेस, हाँ, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनर्जी, enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and changes into the vapor state, है ना। The rate of evaporation depends on surface area exposed to the atmosphere, the temperature, the humidity and wind speed। मैंने सबके बारे में पूरा डिटेल में हेडिंग डाल के करा दिया है। Evaporation causes cooling, ये भी हमको पता है। Latent heat of vaporization is heat energy required to change 1 kg of liquid टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये भी हमने लिख लिया है अच्छे से, डिफिनेशन 2 बार समझ भी लिया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड लिक्विड इनटू इट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो बेटा बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर एक जो आपका टेबल दिया हुआ है क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाला है। प्लीज गो थ्रू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी 9th क्लास में आ गए तो मतलब आपको ये पता ही होना चाहिए ना, अभी मैटर ऑफ प्रेस्टीज हो गया है। वी आर द बेस्ट, वी शुड नो एवरीथिंग एटलीस्ट एट आवर लेवल, है ना। तो जितना नॉलेज मिले गेन करो और उसको जो है अपने साथ कैरी करो, है ना। फिर एक्सरसाइज आ गया। एक्सरसाइज में है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब ये केल्विन में दिया है, सेल्सियस मतलब केल्विन, और उसमें 273 प्लस करना, तो प्लस करना। अब इसमें क्या है, केल्विन में दिया, सेल्सियस में करना है तो माइनस कर देंगे, है ना। दोनों केल्विन में दिया है तो उसमें से 273 माइनस करेंगे तो जो आएगा वो सेल्सियस का टेम्परेचर होगा। यू कैन ट्राई दिस। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। अभी डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो इसमें प्लस कर देंगे 273 दोनों में। फिर गिव द रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल डिसअपीयर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस में, सॉलिड टू गैस में, सब्लिमेशन, है ना। चलिए अगला, कैन वी गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। यस, परफ्यूम क्या है, गैसियस फॉर्म में है। गैसियस फॉर्म में क्या होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, देन दे कैन रीच इजिली टू अस। ऐसे ही गर्म खाने का स्मेल हम दूर बैठे हैं हमको मिल सकता है, इन कंपेयर टू जो कोल्ड खाना, ठंडा खाना है तो हमको नजदीक जाके शायद भगोने में नाक डाल के सूंघना पड़े। लेकिन अगर खाना गरम गरम बन रहा है तो हम दूर बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, पड़ोसी भी समझ जाता होगा क्या बन रहा है इनके यहाँ, क्यों। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चंस हैं बच्चों, एक बार देखिए। अरेंज द फॉलोइंग
substances in increasing order of force of attraction between the particle, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, गैस में सबसे कम होगा। इसमें दिया है वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, तो शुगर में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वाटर, उसके बाद सबसे कम ऑक्सीजन में। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? लिक्विड में रहेगा। 0 सेंटीग्रेड पे ये आइस में रहेगा, उसके बाद और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बॉइलिंग पे रहेगा, है ना, वेपर में भी कन्वर्ट होगा। चलिए, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। बिल्कुल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एट रूम टेम्परेचर इट इज अराउंड 35 to 40, so it remains in liquid state. An iron alumina is solid at room temperature. बिल्कुल, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो मोर देन 1000 के आसपास है, 500 जो भी कह लो आप। Why is the ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? क्योंकि इसका जो वाटर का जो लेटेंट हीट होगा ज्यादा होगा इन कंपेयर टू आइस का, इसलिए मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। चलिए, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो स्टीम, क्योंकि उसका लेटेंट हीट ज्यादा होगा, है ना। लेटेंट हीट ज्यादा होगा तो हमको क्या करेगा, सीवियर अपने को बर्न प्रोड्यूस करेगा, है ना। आगे है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम फॉलोइंग द चेंज ऑफ स्टेट। इसमें वही जो मैंने फिगर बनाया था 3 वाला, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, वही वाला फिगर है। आप ट्राई करिए खुद से, दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम माय साइड। आप इसको जो है ट्राई करिए। अगर इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन डू लेट मी नो। वैसे तो मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी होता है देन आई एम देयर फॉर यू। सो लेट अस कंप्लीट और कंक्लूड दिस चैप्टर एंड officially we are finishing this chapter number 1, matter in surroundings, in our surroundings chapter number 4. So that's it from this chapter. We will come up with next video for chapter number 2. Till then, study hard, keep learning, also enjoy the life, और आउटडोर खेल ज्यादा रखिए बच्चों आप लोग, है ना। मोबाइल और ये सबसे ज्यादा आप लोग आउटडोर खेल रखिए। इससे क्या होगा, आपका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा, है ना। और दूसरा, मेरा भी हेल्प करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करिए, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो रेलिवेंट लोगों तक पहुंच सके। इसको सब्सक्राइब भी करिए, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।